नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम जो है साइंस पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा का है, एनर्जी का। और बहुत अच्छा सा और बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझा रखा है इस बुक के अंदर। तो पूरा अच्छे से सुनिएगा। और इसके साथ ही जो हमने लास्ट टॉपिक बल वाला पढ़ा था, तो आपको बल वाले में से यह बताना है कि बल का जो मात्रक है वो क्या है। कमेंट करके बताइएगा कि बल का जो मात्रक है वो क्या है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। और इसके साथ ही आज हमें यूट्यूब पे भी 5 साल हो गए। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था वो 20 दिसंबर को ही बनाया था। और 20 दिसंबर 2016 को। तो आज जो है वो 20 दिसंबर 2021 है। तो आज अपने को यूट्यूब पे भी 5 साल हो गए। ऐसे 20 दिसंबर से याद आ गया। 20 दिसंबर को ही बनाया था न्यू चैनल। और पहला वीडियो भी आया था इसी दिन। तो 5 साल की जर्नी हो गई ऑनलाइन। तो ऊर्जा क्या है? आप दैनिक जीवन में अनेक काम करते हैं। इनकी सूची बनाइए। आपके कार्यों में मंजन करना, पानी भरना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पढ़ाई करना, तैरना, खेलना, खाना बनाना, बर्तन मांजना आदि काम सम्मिलित होंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे द्वारा किए गए काम को हम कार्य कह देते हैं। तो ये क्या करें कि डेली जीवन में जो हम काम करते हैं कि क्या 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 कार्य हो सकते हैं। तो जैसे आपका भी मेन काम है पढ़ाई करना, मंजन करना भी है, पानी भरना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। तो ये सब काम होते हैं। तैरना, खेलना, खाना बनाना, बर्तन मांजना आदि काम सम्मिलित होंगे। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए काम है हम उसको क्या कह देते हैं? कार्य कह देते हैं। किंतु वैज्ञानिक अर्थों में कार्य किसे कहते हैं? तो आओ पता लगाएं। एक गेंद को फर्श पर रखकर उसे धक्का दीजिए। अपने हाथों से दीवार पर भी धक्का दीजिए। इन दोनों क्रियाओं में आपने वस्तु दीवार और गेंद पर बल लगाया। इनमें से दीवार पर बल लगाने से यह अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं हुई, परंतु गेंद पर बल लगाने पर वह अपने स्थान से स्थानांतरित हो गई। इस क्रिया में गेंद ने निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय की। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो अब ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। मेन पॉइंट ये है कि विस्थापन क्या होता है कि वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसी को ही हम विस्थापन कहते हैं। जैसे गेंद है, मान लीजिए आपने उसको धक्का दिया एक स्थान से, तो उसने एक निश्चित दिशा में दूरी है तय की है। तो यही चीज क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। वस्तु पर बल लगाने के कारण उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को हम यांत्रिक कार्य कहते हैं। तो वस्तु पर जो हमने बल लगाया उसके कारण उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया, ये चीज क्या कहलाती है? यांत्रिक कार्य कहलाती है। तो सिंपल सी चीजें हैं। कोई वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं। और जो विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया है इसको जो क्या कहते हैं? यांत्रिक कार्य कहते हैं। दूसरी क्रिया में आपने दीवार पर भी बल लगाया किंतु दीवार में विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ। जब वस्तु में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है तब उस क्रिया को यांत्रिक कार्य नहीं कहते हैं। अतः दीवार पर धक्का लगाने की क्रिया में दीवार पर किया गया यांत्रिक कार्य जो है वो क्या है? शून्य है। इसी प्रकार जब आप देर तक स्थिर अवस्था में बैठे बैठे पढ़ते हैं तब आपके द्वारा कोई यांत्रिक कार्य नहीं किया जाता। तो हमने दीवार पर बल लगाया, दीवार नहीं ली अपने स्थान से, हम अपने स्थान पर बैठे रहते हैं जब पढ़ाई करते हैं, तो आपके द्वारा कोई यांत्रिक कार्य नहीं किया जाता है। तो कई बार हम यह जानना चाहते हैं कि किसी क्रिया में हमारे द्वारा कितना कार्य किया गया। आप कार्य की मात्रा, जो परिमाण है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? अभी आपके सामने कुछ चित्र बने हुए हैं कि आओ जानकारी करें। ए में, ये वाले में, एक विद्यार्थी ने एक संदूक को पहले कम दूरी तक खिसकाया। यहां तक, जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये 30 किलो का कोई सामान है, कोई कार्टून है मान लीजिए। और इससे इसने इतनी दूरी तक जो है खिसकाया। फिर उसी संदूक को उसने अधिक दूरी तक खिसकाया।
किस स्थिति में अधिक कार्य किया गया? यद्यपि दोनों स्थितियों में विद्यार्थी द्वारा लगाया गया बल समान है, क्योंकि वह दोनों बार एक ही बक्से को धक्का देता है। चूंकि दूसरी स्थिति में वस्तु को अधिक दूरी तक खिसकाया गया, अतः इस स्थिति में किया गया कार्य भी अधिक होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये पहले यहां से यहां तक खिसकाया इसने, और इसके बाद दोबारा इसने और फोर्स लगाया उस पे, तो इस बार यहां तक ज्यादा दूरी तक इस चीज को खिसकाता है। तो एक विद्यार्थी ने एक संदूक को पहले कम दूरी तक खिसकाया और फिर उसको अधिक दूरी तक खिसकाया। तो दोनों स्थितियों में विद्यार्थी द्वारा लगाया गया बल समान है, क्योंकि दोनों बार एक ही बक्स को धक्का देता है, लेकिन दूसरी स्थिति में वस्तु को अधिक दूरी तक खिसकाया गया। किस स्थिति में अधिक कार्य किया गया? यद्यपि दोनों स्थितियों में विद्यार्थी द्वारा लगाया गया बल समान है, क्योंकि वह दोनों बार एक ही बक्से को धक्का देता है। चूंकि दूसरी स्थिति में वस्तु को अधिक दूरी तक खिसकाया गया, अतः इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो बल समान लगा रहा है और दोनों बार एक ही बक्से को धक्का दे रहा है, लेकिन दूसरी बार में वस्तु को अधिक दूरी तक खिसका रहा है, तो जो कार्य है वो क्या होगा? अधिक होगा पहले वाले की तुलना में। स्पष्ट है कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर निर्भर करता है। तो विस्थापन क्या आता है? एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर निर्भर है। अब आप इसमें उलझ मत जाना कि अब ये लाइन का क्या मतलब है। मतलब वही है कि एक निश्चित दिशा में, ये जैसे कोई कार्टून है, मान लीजिए ये कार्टून है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब मैं इस कार्टून को, या जैसे मान लीजिए यहां बी पॉइंट है, यहां मैं लिखता हूं सी पॉइंट, सी पॉइंट। अब इस कार्टून को, ये जैसे कोई सामान है 30 किलो का, तो यहां से जो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है उसी को ही तो हमने विस्थापन कहा था। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इसको मैंने वन वर्ड के अंदर रख दिया विस्थापन। आप जो पढ़ते हो ना हिंदी के अंदर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो वही है निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उसको हम एक वर्ड में कहते हैं विस्थापन। तो कार्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्वारा जो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। यानी ये ए कार्टून है, ये बी तक पहुंचा और इसके बाद हम इसको सी स्थान तक हमने जब खिसकाया, तो कार्य किस में अधिक हुआ? जब हमने इसको सी स्थान तक खिसकाया, यहां से इसको यहां तक लेकर गए, यानी जितनी दूर लेकर के गए तो उस पर निर्भर करता है कार्य। मुझे सिर्फ इसको यहां तक ही अगर खिसकाना है तो कार्य जो क्या हुआ? कम हुआ। और यहां से मुझको यहां तक खिसकाना है, सी पॉइंट तक अगर इसको खिसकाना है तो मुझे कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो वो कार्य डिपेंड किस पे है? वो वस्तु के द्वारा जो निश्चित दिशा में तय की जा रही दूरी है। यानी सीधी सी भाषा में कि वस्तु जितनी दूरी अधिक तय करेगी उतना ही कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो कार्य जो है वो किस पर निर्भर हो गया? वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर। या ये सीधा सा इस वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर इतनी लाइन लिखने के बजाय ये सिर्फ ये लिख देता कि कार्य जो है वो विस्थापन पर निर्भर करता है। तो विस्थापन का मतलब हो गया जो एक निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो। आप इसको वैसे सोच के देखिए, माइंड में सोच के देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। और ये 6 क्लास की पुस्तक है ये। अभी तो ये नहीं लगती, पहले लगती थी। ये जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आरबीएससी की काफी साल पहले ये किताबें लगा करती थी, उस समय की है। तो एक 6 क्लास को बच्चे के समझाने के लिए है ये किताबें। तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। चित्र 11.2 यानी बै को ध्यानपूर्वक देखिए। अभी ऊपर जो दूसरा चित्र था वो दिखाएंगे आपको। इसमें एक विद्यार्थी पहली स्थिति में एक संदूक को निश्चित दूरी तक खिसकाता है। दूसरी बार में वही विद्यार्थी दो संदूकों को उतनी ही दूरी तक खिसकाता है। किस स्थिति में अधिक कार्य हुआ? इन दोनों स्थितियों में तय की गई दूरी है वो समान है, किंतु दूसरी स्थिति में दो संदूकों को खिसकाने के कारण उसे अधिक बल लगाना पड़ा है। अतः दूसरी स्थिति में विद्यार्थी के द्वारा अधिक कार्य किया गया। ये देखिएगा, ये जो दूसरा चित्र है, तो यहां पर पहले 30 किलो है। 30 किलो के कार्टून को इसने बच्चे ने खिसकाया, तो इसने यहां तक इसको खिसकाया।
अब दूसरी बार 30 किलो की बजाय हमने एक 30 किलो का कार्टून और रख दिया और अब कह रहे हैं उस बच्चे को कि अब इसको खिसकाओ, यानी अब उसको 60 केजी को खिसकाना पड़ रहा है। तो 60 किलो को जब वो अब उतनी ही दूरी तक खिसकाता है जितनी पहली दूरी थी, तो इस बार उसको बल अधिक लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज समझ गए आप? तो पहले में हमने देखा कि कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य कम करना पड़ेगा या कार्य अधिक करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वो विस्थापन कितना है, यानी तय की गई दूरी कितनी है। और दूसरा है कि कार्य की किस पर निर्भरता है, बल पर निर्भरता। तो कार्य की विस्थापन पर निर्भरता, वो हमने पहले वो देखा। और दूसरे के अंदर है कि कार्य और किस पर निर्भरता है, बल पर। तो बल, पिछला जो टॉपिक हमारा चैप्टर था वो बल ही था। आप इन टॉपिक को देखिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें तो वो बेसिक चीजें हैं जो आपकी जबान पे होनी चाहिए। कि आपसे नींद में भी उठा के पूछे तो कम से कम 6 से 8th वाली जो किताबों के अंदर जो टॉपिक है वो तो आपकी जबान पे हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से फिर आप 9th 10th को समझ पाओगे। और आपके जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में जो 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं वो बहुत आसान आते हैं। समस्या तो आती वही है जहां बिल्कुल ही इनको नहीं पढ़ के जाते, और इसलिए फिर वो चीजें आपको हार्ड लगती है। आप 5 में से 5% सही कर दोगे, यानी 5 इंटू 2 बराबर 10 नंबर। 10 में से अगर आप 8 नंबर भी ले आए तो आप समझ सकते हो कि जब आपकी फाइनल कट ऑफ आती है तो उसमें एक एक नंबर की कितनी मारामारी होती है। उसमें भी आप अच्छी खासी लीड प्राप्त कर लोगे इसमें। तो कार्य की जो है वो बल पर निर्भरता, तो पहला जो है ये 30 किलो का ही था, दूसरा 60 किलो का, और सेम उतनी ही दूरी तक लेकर के जाना है। तो बल किसमें अधिक लगाना पड़ा है, जो 60 किलो वाला था उसमें। तो एक तो जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, दूरी पर निर्भर करेगा कि वो कितनी दूरी तक चीज जा रही है या कितनी दूरी तक हम उसको खिसका रहे हैं। और दूसरा और किस पर निर्भर करेगा कार्य, तो बल पर निर्भरता है। तो अतः दूसरी स्थिति में विद्यार्थी द्वारा अधिक कार्य किया गया। स्पष्ट है कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर भी निर्भर करता है। परिमाण से मतलब है मात्रा। तो उस पे कितना बल लगाया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कि वस्तु पर कितना कार्य किया गया है, तो एक तो विस्थापन पर निर्भर करता है और दूसरा निर्भर करता है बल पर। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से हमने देखा कि वस्तु पर किया गया यांत्रिक कार्य निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर, यानी वो जो दूरी जितनी तय कर रहा है, और दूसरा है वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर, यानी बल की मात्रा कितनी है। बल अगर आप बल आप अगर कम लगाते हो तो वस्तु कम दूरी तक जाएगी। बल अगर अधिक लगाते हो तो उसको और आप आगे खिसका सकते हो। तो दो चीजों पर डिपेंड हो गया, एक तो दूरी पर और दूसरा बल के परिमाण पर, कि कितना बल उसमें लगाया जा रहा है। तो एक उदाहरण आपको और देता हूं आसान सा, जो दैनिक जीवन में आपने खूब उपयोग किया होगा, विस्थापन पर। तो जैसे मान लीजिए ये आपका घर है। अब आजकल तो घर घर में जो है गेहूं वगैरह या बाजरी पीसने के लिए लोग क्या ले आते हैं, चक्की ले आते हैं। लगभग मैंने घरों में देखा है आजकल चक्कियां घरों में लोग ले आते हैं। पहले क्या होता था कि वो पूरे मोहल्ले के में वो एक ही दुकान हुआ करती थी बड़ी सी, और सारे लोग वहीं वो गेहूं वगैरह पिसा के लाते थे। अब यहां से मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पे वो शॉप है, दुकान है, जो कि अनाज वगैरह पीसती है। अब आपकी मम्मी ने आपको ये कहा कि बेटा 20 किलो का जो गेहूं है वो पिसा के लाना है। आप अपने घर से रवाना हुए। अब आपके पास मान लीजिए कोई साधन नहीं है, तो 20 किलो का जो है वो आपने उठाया और अपने ऊपर रख के और आप सीधा यहां तक लेके चले गए। अब आपके द्वारा जो किया गया कार्य है, कितना कार्य किया गया, वो किस पर डिपेंड करता है। पहला तो यही पॉइंट है, विस्थापन। 1 किलोमीटर की दूरी थी, वही निश्चित मार्ग है, आप वहीं से गए हो, तो कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ी, वो जो आपका विस्थापन है उस पर आपका कार्य निर्भर करेगा। तो जो यांत्रिक कार्य है
यांत्रिक कार्य से सीधा सा मतलब कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से, या और देसी भाषा में आपके हाथ पांव जिसमें चलते हो, हाथ हिलते हो, पांव हिलते हो, तो इस तरह का जो कार्य है वो यांत्रिक कार्य है। अब यहां ले गए आप, ये यांत्रिक कार्य के मैं देसी तरीके से आपको समझाया है। ये यांत्रिक वर्ड वगैरह हमने पहले पढ़ा, लास्ट जो हमारा टॉपिक था बल वाला, वहां भी ये चीज हमने देखी थी। और अब मान लीजिए 20 किलो, एक बार तो आपको 20 किलो, अब दूसरी बार कभी मेहमान वगैरह बहुत ज्यादा आएंगे या घर में शादी है, तो आप 20 किलो की जगह आपकी मम्मी ने 40 किलो का कट्टा जो है वो आपको दे दिया और क्या बेटा पिसा के ला। अब आपको जोर उस 20 किलो वाले को ले जाने में आएगा, 40 किलो वाले में, 40 किलो वाले को ले जाने में आएगा। अब जो वो आपको अधिक बल लगाना पड़ रहा है उसमें अब अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो बल आपका अधिक लगेगा, बल की मात्रा अधिक लगेगी। एक तो 20 किलो ही आपको उठाना है और एक आपको कितना उठाना है, 40 किलो। तो पहले आप 20 किलो वहीं उस शो पे लेके जा रहे थे और अब आप 40 किलो लेकर के जा रहे हो, तो यहां जो बल है वो भी आपकी बल की मात्रा भी बढ़ी है। तो अब जो किया गया कार्य है, तो कार्य बल के परिमाण, आप कितना बल लगाना पड़ रहा है उसमें, उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो विस्थापन है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दोनों ही चीजों पे डिपेंड करता है कार्य। तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। यदि बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगाया जाए, बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगाया जाए, तो किए गए यांत्रिक कार्य को हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो बल जिधर वस्तु हमें लेके जानी है या जिधर हम उसको खिसका रहे हैं या अपने ऊपर रख के लेके जा रहे हैं, तो उसी दिशा में बल लगेगा। तो यांत्रिक कार्य बराबर में क्या फॉर्मूला हो गया, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो आप कैसे, जैसे यांत्रिक कार्य को हम किस सूत्र से आप निकालोगे, ये सूत्र याद रखना है आपको। यांत्रिक कार्य में बल और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन। तो ये आ गया यांत्रिक कार्य का फॉर्मूला। कार्य को हम किससे नापते हैं, जूल में नापते हैं, अर्थात कार्य का मात्रक जूल है। ये वेरी वेरी मोस्ट है। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आ गई अभी जो एक दो पॉइंट में हमने देखा है। एक तो जो यांत्रिक कार्य है उसका क्या सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा है कार्य की इकाई क्या है, जूल। तो जैसे मैंने आपसे ये पूछा था ना कि बल का मात्रक क्या है, वो आपको कमेंट करके बताना था। नेक्स्ट आता है ऊर्जा। आप में कार्य करने की क्षमता होने के कारण आप कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। तो मनुष्य के अलावा और किन किन वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता होती है। तो अब आप में से कई पूछते हैं सर ऊर्जा होती क्या है, तो वही है कार्य करने की क्षमता, इसी को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, मतलब उनमें एक स्फूर्ति होती है, यानी स्फूर्ति मतलब वही ऊर्जा, एनर्जी, और खूब काम करते हैं वो। तो ये कार्य करने की क्षमता किसकी है, कितनी है। किसी में तो इतना है कि बहुत कम थोड़ा सा काम किया, बस उसके बाद में साहब हमारा तो शरीर टूट रहा है, हमारा तो ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। तो जिसकी जितनी कार्य करने की क्षमता होती है, जितनी एनर्जी होती है, देखिए दो चीजों से आता है, यह आपके काम की बहुत चीज है। कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा दो तरीके से आती है, एक तो है मानसिक और एक है फिजिकली। फिजिकली जो है उसमें आपका खान पान डिपेंड करता है कि आप क्या खाते पीते हो। आप जैसे आपके अगर जो आपका दैनिक जीवन है, उसमें दैनिक जीवन के अंदर अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं करते और कुछ बाहर की चीजें हैं, ये बर्गर समोसा वगैरह या इस तरह की चीजें खाते हैं, और अगर भोजन भी करते हैं तो सिर्फ रोटी रोटी पर आपका जोर है, सिर्फ घी पर ही आप जोर लगाते हो, बस घी खूब खा लिया, रोटी ज्यादा खा ली, उससे उतनी ऊर्जा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। रोटी कम खाओ, घी भी कम खाओ, लेकिन इसके साथ जैसे मान लीजिए सलाद होता है, खीरा है, टमाटर हो गया, प्याज वगैरह हो गया, तो इस तरह की चीजें सलाद में इंक्लूड करनी चाहिए। या जैसे फ्रूट वगैरह, मौसमी फल होते हैं, मौसमी फल इतने महंगे नहीं होते, जो आप मौसम के अनुसार खाते हो। अब सेब आप बिना मौसम का खा रहे हो तो वो 150 रुपए किलो, 200 रुपए, 250 रुपए किलो आता है।
एक मौसम के अनुसार सेब आता है, वो 40-50 रुपए किलो, चाहे या 60-70-80 यहाँ तक मिल जाता है। नहीं भी खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पौष्टिकता के साथ, जैसे मान लीजिए चने, जो ब्लैक वाले चने होते हैं, काले चने, ये पौष्टिक आहार के अंदर आता है। रात को भिगो दिया, सुबह काले चने खा लिए। ये स्वाद में चीजें आपको ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ये वो है जो आपको एनर्जी प्रदान करती है। तो पहला तो है, इससे ऊर्जा मिलती है आपको। और दूसरी चीज मानसिक रूप से डिपेंड करती है। कईयों को थोड़ा सा काम करते ही लगता है कि हमें तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है। उनको थोड़ा सा काम करते ही लगता है, जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जाम के टाइम जब पढ़ाई करते हैं, उस वक्त आपका माथा नहीं फटता। लेकिन जब वैकेंसी नहीं अवेयर नहीं आई भी होती, और उस वक्त अगर आप आधा घंटा भी बैठ जाओ, तो आपका लगता है कि हमारा तो माथा फट गया पढ़ते हुए। वो सिर्फ मानसिक रूप से आपको लगता है ऐसा, क्योंकि हमने अपने चारों तरफ एक दायरा दायरा बना लिया है, और हम उस दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम उसी में रह के खुश हैं कि नहीं नहीं, अच्छा आधा घंटा भी पढ़ लिया, बस आज तो बहुत पढ़ाई हो गई। तो तो कार्य करने की क्षमता जो है, वो ऊर्जा मिलती कहाँ से है? तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। जानवरों द्वारा भी कई कार्य किए जाते हैं। बैल जो है वो किसको खींचता है? बैलगाड़ी को। यह हल और रहट भी चलाता है। घोड़े, ऊंट और गधे द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोया जाता है। चिंटी अपने से भारी कीड़ों, दानों आदि को धकेल कर ले जाती है। पक्षी तिनकों, दानों, फलों आदि को तोड़ते हैं और इन्हें अपने घोंसलों में ले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सजीवों में ऊर्जा होती है। क्या निर्जीवों में भी ऊर्जा होती है? आओ जानकारी करें। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बड़ी बड़ी मशीनों को चला सकता है। तेज हवा पवन चक्कियां चला सकती है। कोयले की ऊष्मा से पानी गर्म करके वाष्प बनाई जा सकती है। इस वाष्प से भाप इंजन चलाए जाते हैं। बिजली से भी कई मशीनें चलाकर कार्य किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बहते पानी, हवा, कोयला, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में भी ऊर्जा होती है। तो जब मैंने ये लाइन बोली थी, क्या निर्जीवों में भी ऊर्जा होती है, उस वक्त आपके माइंड में निश्चित रूप से यह आया होगा कि नहीं, निर्जीवों में तो नहीं होती होगी। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चलता है। तो उस वक्त ये लाइन बोलते ही आपके दिमाग में यह आया होगा कि नहीं, निर्जीव में थोड़ी होती है। लेकिन इन सब चीजों के अंदर भी ऊर्जा होती है। आप जानते हैं कि ये जो पवन चक्कियां हैं, तो बाड़मेर जैसलमेर साइड के अंदर आपको पवन चक्कियां बहुत ज्यादा मिलेगी। तो पवन चक्कियों से वही क्या है, बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जैसे बांध वगैरह होते हैं, तो वहां से पानी बड़ी बड़ी मशीनों पे गिराया जाता है, तो वो घूमता है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयले से, ये सब चीजों से। इन उदाहरणों से आपने देखा कि वस्तुओं में ऊर्जा होती है। जिन वस्तुओं में ऊर्जा होती है, वे वस्तुएं दूसरी वस्तुओं पर कार्य कर सकती है। निम्न सारणी में दी गई क्रियाओं में किस वस्तु ने कार्य किया और किस वस्तु पर कार्य किया गया? तो ये सारणी है, इन्होंने बच्चों के लिए रखी है। आप भी इसको फिल करो तो बहुत अच्छा है। कि जैसे मान लीजिए वस्तु का नाम जिसने कार्य किया, तो फुटबॉल खेलने में कार्य कौन करता है? खिलाड़ी करता है। और वस्तु का नाम जिस पर कार्य किया गया, किस पर कार्य किया, तो जैसे कार्य किस पे किया गया? फुटबॉल पे कार्य किया। तो ऐसे बैलगाड़ी चलाना, वस्तु का नाम जिसने कार्य किया और किस पर कार्य किया। पवन चक्की चलाना, भाप इंजन से रेलगाड़ी, ये सब अलग अलग चीजें हैं। सारणी से स्पष्ट है कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य किया जाता है। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस कारण पहली वस्तु की ऊर्जा में कमी हो जाती है। पहली वस्तु द्वारा किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाता है। तो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको गेम बताया फुटबॉल वाला, तो जो फुटबॉल पे कार्य कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? खिलाड़ी, प्लेयर। तो कार्य करने के लिए पहली वस्तु को क्या करना पड़ा? ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा खर्च किस पे की? फुटबॉल पे। तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया वो फुटबॉल। तो पहली वस्तु में ऊर्जा में कमी होगी।
तो ऊर्जा में तो कमी होगी। एक खिलाड़ी है, मान लीजिए ये खेलता रहता है, 15 मिनट खेलेगा, आधी घंटा, 1 घंटा, तो इसकी ऊर्जा में तो क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। और पहली वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी फुटबॉल को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो अपने पांव से ये फेंक रहा है, वो दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया वो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समान है, अतः कार्य के समान ही ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो कितने प्यार से समझाया है, कितने अच्छे से इसने समझाया है। कार्य समझा दिया, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और वस्तु पर किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। और चूंकि कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो गया? जूल हो गया। किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य करने से उस वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किन किन रूपों में पाई जाती है? सबसे पहले इसने लिखा है गतिज ऊर्जा। यह गेंद है ए और यहां पर ब। चित्र के अनुसार दो गेंदों ए और ब को फर्श पर रखिए। गेंद ए को इस प्रकार लुढ़काइए कि वह गेंद ब को टक्कर मारे। टक्कर के पश्चात ब भी गति करने लगेगी। इस क्रिया में गेंद ए ने ब पर कार्य किया। गेंद ए में कार्य करने की क्षमता यानी जो ऊर्जा है वो आई कहां से? तो जब आपने गेंद ए को लुढ़काया तो इससे गेंद ए में गति उत्पन्न हो गई और इस गति के कारण ही गेंद में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई। तो इसमें कार्य करने की क्षमता जो गेंद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आपने उसको भेजा, उसको इस तरह लुढ़काया जैसे मान लीजिए दूसरी गेंद है, आपने पहली गेंद अपने हाथ से लुढ़काई कि वो दूसरी के जाकर के लगे। लेकिन जो पहली गेंद है जो आपने अपने हाथ से लुढ़काई तो उसमें कार्य करने की वो क्षमता आई कहां से? आपने जब उस गेंद ए को लुढ़काया तो उसमें कौन सी गति, तो उसमें क्या होगी? गति उत्पन्न होगी और इस गति के कारण ही गेंद में कार्य करने की क्षमता आ गई। तो वस्तुओं में गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, इसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रयोग में गेंद ए को गतिज ऊर्जा किसने उत्पन्न की? जब आपने गेंद ए को लुढ़काया तब आपको कार्य करना पड़ा और इस कार्य को करने में आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। यह खर्च की गई ऊर्जा ही गेंद की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट हो गई। तो वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए गति के कारण एक ऊर्जा हो ही जाती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूं, आपके क्या आप देसी उदाहरणों से ही समझते हो। अ, कई बार जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और वो बिल्कुल भागता भागता आ रहा है, बिल्कुल भागता भागता आ रहा है। तो एक तो कोई व्यक्ति आराम से चल रहा है और वो आपसे भिड़ा, आप इधर आ रहे हो और ये भी इधर जा रहा तो है तो सही गति तो। भाई ये भी इधर आ रहा है आपकी तरफ, आप भी इस तरफ जा रहे हो और आप इससे भिड़ गए, अचानक आपका जो साइड से कंधा है वो इसके भिड़ा। तो आप देखते हो अरे भाई साहब देख के चलो, आपके इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, आपसे वो टच हुए उससे ठीक है, थोड़ी उसके लगी थोड़ी आपके। और वही एक बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है, जैसे मान लीजिए यूसेन बोल्ट है और वो बोल्ट दौड़ता हुआ आ रहा है और आप बीच में आ गए, अब आपके क्या लगेगी? बहुत खतरनाक लगेगी। वो जो लगी है आपके, वो किसके कारण? उस गतिज ऊर्जा के कारण। वो व्यक्ति जो दौड़ रहा है उस दौड़ने कारण उसमें जो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बैल अगर आराम से आ रहा हो आपकी तरफ, आपको उतना डर नहीं लगेगा। वो बैल अगर दौड़ते हुए आ रहा है, सींग फड़फड़ाते हुए आ रहा है और पूंछ ऊपर किए हुए भागता हुआ ही आ रहा है। अब अब आपको पता है कि अगर ये हल्का सा भी टच हो गया तो फिर भयंकर ही लगेगी फिर। वो क्यों? गति के कारण। ये गाड़ियां जब आमने सामने सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां भिड़ती है, तो एक तो मान लीजिए कि गाड़ियां जो है वो एक जगह खड़ी है और वैसे थोड़ी सी टच हो गई और वही गाड़ियां हैं, और एक जब सड़क पर चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तब आपस में भिड़ती है। क्यों? गति के कारण। गतिज ऊर्जा, वो जो इतना नुकसान होता है वो गतिज ऊर्जा के कारण। तो
किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे ही हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।